और सर आज हम समझना चाहेंगे, एक तो देख ही रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से विजिट्स कर रहे हैं, फ्रांस का विजिट किया और फिर यूएई का किया। तो इससे आप हमें ये बताइए कि क्या फायदा है हमारे रीजन को, स्पेशली इंडिया को तो जाहिर है फायदा है ही, लेकिन क्या कोई इससे कुछ पाकिस्तान को भी कुछ सीखने को मिल सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि इस किस्म की विजिट्स जो हैं वो कम ही हुआ करती है, लेकिन इनके विजिट में ये जरूर देखने में आया है कि बिजनेस के ऊपर ऊपर उन्होंने खास एक तवज्जो रखी है और बिजनेस को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो ट्रेड हो चाहे डिफरेंट कंपनीज को उन्होंने जो है कन्विंस किया हो कि वो भारत आके इन्वेस्ट करें। देखिए, अ, इसको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप देखिए कि जब से पावर में आए हैं, वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक और फ्रांस से लेके और जापान तक हम्म। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों का विज़िट किया है और वहाँ पे मज़ीद जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर किया है और बहुत भरपूर अंदाज में वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि यूएई और भारत का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 85 बिलियन यूएस डॉलर्स है। 85 बिलियन यूएस डॉलर्स, और हम हमसाए हैं पाकिस्तान और इंडिया, और बमुश्किल कोई 2 बिलियन डॉलर बनता है, बमुश्किल। ठीक है जी, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और अभी ये जो फ्रांस का विज़िट है, ये इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको रिन्यू किया है। ये 98 में इनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी वहाँ पे गए थे, उसको 25 साल पूरे हुए हैं। और ये 25 साल जो हैं, ये अभी इस 2023 में पूरे हुए हैं, और इस पे फ्रांस ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि वो आए एक स्टेट विजिट पे। और जो बेस्टिल परेड है, जो कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था, तो उसकी एक तरह से याद में या उसको कमेमोरेट करने के लिए ये बेस्टिल परेड होती है। और दुनिया की ये सबसे जो पुरानी परेड्स हैं उनमें से एक है, और बड़ी एक शान और शौकत और जाहो जलाल के साथ ये परेड वहाँ पे की जाती है। उसमें ये चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा, इन्होंने जो अपना ये जिसको एक जो इनका आपस में एक रोड मैप उन्होंने तय किया है, जो पिछला एग्रीमेंट था इंडो फ्रांस कॉपरेशन का, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, होराइजन 2047 अब इसको नाम दिया गया है। यानी 2047 तक ये चलता रहेगा, और इसमें बहुत से मुख्तलिफ शोबों में कॉपरेशन होगी, जिसमें कि इसमें डिफेंस कॉपरेशन भी है, इसमें स्पेस की कॉपरेशन भी है, इसमें बिजनेस जो दोनों मुल्कों के दरमियान है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। टेररिज्म के ऊपर उन्होंने बात की है कि टेररिज्म को दोनों मुल्क किस तरीके से कंटेन कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई है। उसके बाद फिर जो इंडियन टूरिस्ट्स फ्रांस जाते हैं, वहाँ पे लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया गया है कि वो वहाँ से इंडियन रुपए लेके आएँ और इंडियन रुपए फ्रांस में इस्तेमाल हो सकें। आप सोचें कि कितनी एक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस वाली चीज़ है ये। और फिर उनको एक वहाँ पे एक बैंक्वेट दिया गया, स्टेट लेवल पे लूव में बैंक्वेट हुआ। फिर इंडियन एक कंटिंजेंट था जिसने कि परेड में हिस्सा लिया। फिर 3 रफेल जेट्स वहाँ पे उन्होंने फ्लाई किया जिस पे ट्राई कलर था। हम्म। और इस तरह से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव एक तजदीद हुई है इंडिया और फ्रांस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। तो ये इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं दोनों मुल्कों के लिए। तो इससे हमें ये सीखना है कि हम क्या कर सकते हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद फिर वो हम्म। यूएई गए, और यूएई में भी आप देखिए कि ये उनका 8 साल में 5वां विजिट था, और 85 अरब डॉलर की
का ट्रेड होता है यूएई और इंडिया के दरमियान, और यूएई चौथा बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में। सबसे बड़ा पोर्चुगल है, सॉरी ये सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे फिर मॉरिशस है, और तीसरे पे फिर ये है अमेरिका, और चौथे पे यूएई है जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है इंडिया में। यानी आपने देखा होगा अभी वो अदर कश्मीर में भी, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ पे भी वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो अब चीज़ ये है कि ये सारा कुछ हमें सीखना है कि यार ये दुनिया किस तरफ जा रही है। इतनी कॉपरेशन हो रही है मुल्कों के दरमियान, और इंडिया और फ्रांस की हो रही है, इतनी दूर है जो दो मुल्क। इंडिया और यूएई की हो रही है, इतनी दूर है जो दो मुल्क। इनके कल्चर्स भी मुख्तलिफ हैं, इनके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं, इनका रहन सहन मुख्तलिफ, और हमसाए ये साथ लाहौर के इधर ये वाघा और ये टारी, और हम नहीं कर रहे। तो ये हमें सीखना है कि हमने भी इंडिया के साथ ट्रेड को एनहांस करना है, और इसके फायदे क्या हैं और बेनिफिट्स, ये हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सर हमारे सर 100 तरह के झगड़े भी तो चल रहे हैं ना, जो उन दोनों कंट्रीज के साथ भारत के नहीं है। हमारे यहाँ से बार बार जो शरारत की जाती है, कभी नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पे, कभी ड्रग्स के नाम पे, तो वो भी तो हम बंद नहीं कर रहे, उसको भी तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम हमारी जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है जी नॉन स्टेट एक्टर है, हम क्या करें। तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना, अगर कोई इस कंट्री से उस कंट्री में जा रहा है किसी भी गलत नियत से, तो उसको रोकना तो हुकूमत का काम होता है। वो ये कह करके जी नॉन स्टेट एक्टर करके साइड पे तो नहीं हो सकते। पहली बात तो ये कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे ना, ये इन्होंने ही खुद क्रिएट किए थे, और ये प्रॉक्सीज के तौर पे इस्तेमाल होते रहे वहाँ पे। अब फिर चूंकि वो फैटअप से इन्हें बाहर निकलना था, तो इन्होंने शटअप कॉल दे के उनको एक साइड पे कर दिया है। लेकिन क्या वाकई वो लोग जो हैं वो इस वक्त अंडर अरेस्ट हैं या नहीं हैं, इस बारे में क्वेश्चन मार्क है कि वो कहाँ पे हैं। तो मेरा ख्याल है वैसे आरजू कि अब शायद कुछ रियलाइजेशन आ गई है इन लोगों में कि हमें इनसे पीछा छुड़ाना है, इंडिया से हमें कुछ तल्लुकात बेहतर बनाने हैं। गो के जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए अभी भी ये बहुत ही एक कह लें कि फजूल किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यानी हर मामले में, यानी ये कश्मीर को ले आते हैं, ये भारत के जारहाना अज़ाइम की बात शुरू कर देते हैं। भारत ने क्या जाहिरियत की, आप ज़रा थोड़ा सा बताएं ना, हमें बताएं कहाँ जाहिरियत की है। वो तो आप करते रहे हैं। वो जो बार्ब्ड वायर है वो तो इंडिया ने लगाई हुई है ना, हमने तो नहीं लगाई हुई। वो जो खारदार तार है बॉर्डर पे, वो तो इंडिया ने लगाई है ना, हमने तो नहीं लगाई। और तार वो लगाता है ना जिसको खतरा होता है, बिल्कुल हमने तो नहीं लगाई। लेकिन सर आप बात कर रहे थे कि हम बदल रहे हैं, लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले ही लाहौर में वो जो ड्रोन गिरा है ड्रग्स के साथ, जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक लाहौर के किसी इलाके में गिरा है, तो उससे लग तो ये रहा है कि हम तो नहीं सुधरे ना, हम बदलें। असल में जी बात ये है कि यहाँ पे अब मामला ये हो चुका है कि बहुत सी मुख्तलिफ क़ुव्वतें जो हैं उनके अपने अपने मराकज़ बन चुके हैं ताकत के। सेंट्रलाइज्ड होल्ड है ना पावर पे, वो डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। तो इस चीज़ का भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें अलाउंस मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ एज सच कोई सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर नहीं है। तो मे बी के कुछ अरसे बाद कुछ हालात शायद बेहतर हो जाएं, लेकिन बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि अब हुकूमती सतह पे भी कुछ रियलाइजेशन आ रही है कि हमें कुछ तल्लुकात अपने बेहतर बनाने हैं। बहुत ज़्यादा अरसा हम उधार पे गुजारा नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में जो ट्रेड है उसका पोटेंशियल एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट के मुताबिक $37 बिलियन है। $37 बिलियन की ट्रेड हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान पे कम से कम, और फिर आगे आप जाएं तो कोई लिमिट ही नहीं है उसकी दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन अब $1 बिलियन के लिए ये जाके वो IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने ये क्या क्या हरकतें करते हैं, और इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर नहीं बना रही है।
तो मेरा ख़्याल है कि ये अब सोचना पड़ेगा इनको कि हमें अब जो ये ट्रेड डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, उस पे फ़ोकस करना है। हमें अब अपने हमसाये के साथ देखें ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ट्रेड को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफ़ेक्ट करती हैं। मसलन एक ये कि आपने अपनी जो गुड्स हैं, वो आपने फ़र्ज़ करें अमेरिका पहुँचानी है, तो आप देखें ना कि फ्रेट चार्जेस कितने होंगे और कितना टाइम उसमें ज़ाया होगा वो एक चीज़ कराची से वो लेट्स से कि वो बाल्टीमोर तक पहुँचने में। लेकिन यहाँ तो वो मसला ही नहीं है, यहाँ तो जनाब ये पाकिस्तान है और ये साउथ इंडिया है। ट्रकों में भर के आप चीज़ें भेज सकते हैं, ट्रकों में चीज़ें वहाँ से इधर आ सकती हैं, वो फ्रेट का मसला नहीं है। फिर उसके बाद हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारे मसाइल एक जैसे हैं, फिर बेशुमार लोग हैं जो बेचारे गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं यहाँ पे, दोनों मुल्कों में। मैल न्यूट्रिशन है यहाँ पे। हेल्थ एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।